नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एचएस स्टडी टॉक पे। और आज जो है हम पार्ट 3 को लेके बात करेंगे। राजस्थान अध्ययन का अपना जो यहाँ पे जो चल रहा है, थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा 2023 को लेके हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और बहुत महत्वपूर्ण अपने लिए ये टॉपिक यहाँ पर रहने वाले हैं। और ढेर सारे क्वेश्चनों की जो सीरीज़ है वो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। मैंने लगभग 200 क्वेश्चन यहाँ पर करवा दिए। पार्ट 1 और पार्ट 2 मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी यहाँ पर तीसरा जो वीडियो है वो पार्ट 3 को लेके रहेगा, जिसमें कक्षा 7 की जो पुस्तक है राजस्थान अध्ययन की, उसमें जितने क्वेश्चन बनते हैं आधे यानी लगभग 200 क्वेश्चन हम बनाएंगे इस पुस्तक में से। 100 प्रश्न में जो है इस वीडियो में करवाऊंगा, और अगले जो हमारे 100 प्रश्न हैं वो मैं नेक्स्ट आने वाला जो कल वीडियो होगा उसमें मैं करवा दूंगा। तो देखिएगा, सबसे पहला हमारा जो यहाँ पे प्रश्न रहता है कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। तो राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो माना जाता है गोडावण को। तो राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो कौन सा है भाई? वो है अपना गोडावण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान का राज्य पशु जो है वो कौन सा जीव है। वन्य जीव को लेके राज्य पशु से अगर रिलेटेड प्रश्न आता है तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा चिंकारा। आगे देखिएगा कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। तो राज्य वृक्ष जो रहेगा वो रहेगा खेजड़ी। खेजड़ी जो है वो राजस्थान का राज्य वृक्ष माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि राजस्थान का राज्य पशु। राज्य पशु देखो, एक तो वन्य जीव से रिलेटेड पूछे तो चिंकारा बताना है, और पालतू पशु अगर पूछा जाता है तो उसमें बताना है आपको ऊंट। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा कि राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है। तो राजस्थान का जो कल्प वृक्ष रहता है वो है खेजड़ी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राज्य का राज्य पुष्प कौन सा है। तो राज्य पुष्प की बात की गई है तो राज्य पुष्प जो रहेगा वो रहेगा रोइडा का फूल जो है वो रहेगा राज्य पुष्प। चलिए हमारा प्रश्न नंबर 7 है कि सेवण घास किस जिले में पाई जाती है। तो सेवण घास जो है वो पाई जाती है जैसलमेर जिले में। चलिए पश्चिमी राजस्थान में ये घास मिलती है। अगला प्रश्न है कि साइबेरियन क्रेन किस उद्यान में पाया जाता है। साइबेरियन क्रेन की बात की गई है, कौन से उद्यान में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है केवलादेव राष्ट्रीय जो उद्यान है उसमें पाया जाता है। चलिए अगला सवाल है कि राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 संशोधन इसका हुआ था 1988 को के अनुसार कुल भूभाग का वन क्षेत्र कितना होना चाहिए। जो कुल भूमि है उसका लगभग 33% जो भाग है वो क्या होना चाहिए, वो वनों का होना चाहिए। चलिए अगला सवाल है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसको हम काजरी कहते हैं, एवं शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जिसको हम आफरी भी कहते हैं, किस जिले में स्थित है। तो ये जो रहेगा जोधपुर रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग पूछा ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबको बता दें कि हमारा यूट्यूब चैनल है एचएस स्टडी टॉक, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। और जब तक आपकी रीट भर्ती परीक्षा यानी मेन जो एग्ज़ाम है, थर्ड ग्रेड की जो मेन एग्ज़ाम है वो पूरी नहीं होती, तब तक प्रतिदिन आपको जो है यहाँ पर मैं जो कभी 100 है कभी 200 है उस हिसाब से मैं क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। 12वीं तक मैं एनसीईआरटी की जो राजस्थान अध्ययन की जो बुक्स हैं उनको क्लियर कराऊंगा। चलिए आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना लगभग भाग जो है वन क्षेत्र में आता है। तो ये आता है लगभग 10वां भाग जो है राज्य के कुल क्षेत्रफल का। 10वां भाग, इस 10वां हिस्सा जो है वो वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए हमारा 12वां सवाल जो रहेगा कि वनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो वनों को जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। एक है आरक्षित, दूसरा है सुरक्षित, और तीसरा अपना जो आता है वो है अवर्गीकृत। चलिए अगला सवाल है कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला जो है वो कहाँ पर लगता है। तो विश्व का एकमात्र मेला, वृक्ष मेला, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में खेजड़ली गांव में जोधपुर जिले में स्थित है, वहां पे लगता है। अगला सवाल है कि राज्य में सर्वाधिक तथा सबसे कम वन क्षेत्र जो किन जिलों में पाया जाता है। एक तो सबसे ज्यादा पूछा है और दूसरा सबसे कम पूछा है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो उदयपुर में है, और सबसे कम हम बात करें तो ये चूरू जिले में है। अगला प्रश्न है कि उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है। उड़न गिलहरी, उड़वाड़ी गिलहरी, तो ये पाई जाती है सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में। कहाँ पाई जाती है? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में। चलिए अगला सवाल है कि गोडावण किस अभ्यारण्य में पाई जाती है। गोडावण जो अपना पक्षी है वो कहाँ पे पाया जाता है। तो गोडावण जो है वो राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाया जाता है, जो कि जोधपुर जो है जैसलमेर में है। चलिए आगे बात करें कि मरुस्थलीय वनस्पति को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो मरुस्थलीय जो वनस्पति है उसका अन्य नाम है मरुद्भिद। कौन सा नाम है भाई? मरुद्भिद है। अगला प्रश्न है कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन का अन्य नाम आपको बताना है।
उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों को अन्य नाम है मानसूनी वन। चलिए 19वें नंबर का सवाल है कि किस प्रकार के वन अपनी पत्तियां ग्रीष्म काल में गिरा देते हैं, गर्मियों के दिन में गिरा देते हैं, कौन सा है भाई? तो वो रहेगा मानसूनी वन। मानसूनी वन जो है वो ग्रीष्म काल आते ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। चलिए यहाँ पर 20वां सवाल है कि सदाबहार वन राजस्थान के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन जो पाए जाते हैं वो आबू पर्वतीय प्रदेश में पाए जाते हैं, जो कि अपने सिरोही में है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कौन से जिलों में है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो अपने जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में है, 2 जिलों में है। चलिए आगे मैं बात करूं कि रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये है अपने बूंदी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से जरूर आएगा। चलिए अगला है कि जवाहर सागर अभ्यारण्य जो है वो कहाँ स्थित है? जवाहर सागर अभ्यारण्य अपने कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ लगभग 3 जिलों में ये जो फैला हुआ है। आगे देखिएगा 24वें नंबर का सवाल है कि बंदबरेठा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बंदबरेठा है भरतपुर में। बै फोर बंद, भै फोर भरतपुर। चलिए अगला सवाल है कि सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो सवाई मानसिंह अगर पूछा जाता है तो जोधपुर में भाई, सॉरी सवाई माधोपुर में है, ना कि जयपुर में। चलिए आगे देखिएगा 26वें नंबर का सवाल है कि रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य जो कहाँ पे है? तो रामसागर है अपने धौलपुर में। चलिए अगला सवाल है कि केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो भी कहाँ पे है? धौलपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके बात करें कि राजस्थान में बाघ संरक्षण परियोजनाएं कितनी है? बाघों को सुरक्षित रखने के लिए कितनी प्रकार की योजनाएं चल रही हैं? तो 4 प्रकार की हैं। आगे देखिएगा कि पशु पक्षी विहार हेतु संरक्षित जो वन क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अभ्यारण्य। क्या कहलाता है भाई? अभ्यारण्य कहते हैं। अगला है कि जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देबारी उदयपुर में जो है वो जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित किया गया है। चलिए आप सबको बता दें कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ में आपको ये जो वीडियो है उसको लाइक जरूर करना है, दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीसा जस्ता जो शोधक संयंत्र है वो कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर जो रहेगा चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। च फोर चंदेरिया, च फोर चित्तौड़गढ़। चलिए प्रश्न ये भी आ सकता है कि चंदेरिया कहाँ पर है? तो चित्तौड़गढ़ में। चलिए अगला सवाल है कि देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की जो स्थापना है वो कहाँ की गई है? तो सबसे बड़े सोलर पार्क की जो स्थापना है वो भाड़ला जोधपुर में की गई है, या भड़ला जोधपुर, जो भी ये नाम आता है सही है। चलिए अगला सवाल है कि लोहा, अयस्क, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा आदि खनिज किस प्रकार के खनिज हैं? तो ये सब माने जाते हैं धात्विक खनिज। किस प्रकार के हैं? धात्विक खनिज है। चलिए अगला सवाल है कि खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है? तो वो है अपना अरावलीय पर्वतीय प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कोयला उत्तम किस्म का माना जाता है? उत्तम किस्म का कोयला पूछा है। उत्तम किस्म का जो कोयला है वो है अपना लिग्नाइट। कौन सा भाई? लिग्नाइट है। चलिए अगला सवाल है कि राजस्थान में लिग्नाइट कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो लिग्नाइट कोयला बीकानेर में है, नागौर में है और बाड़मेर जिलों में पाया जाता है। अगला सवाल है कि राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है कहाँ पे भाई? थर्मल पावर स्टेशन। तो ये अपने सूरतगढ़ गंगानगर में है। ठीक है, चलो अगला सवाल है कि राजस्थान में लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र कहाँ है? लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र तो ये है अपने गिरल बाड़मेर में है। चलो अगला सवाल है किस स्थान पर कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है? कोयले पर आधारित पूछा है तो कोयले पर आधारित बताना है छबड़ा, बारां में। छबड़ा कहाँ पे है? बारां में है। चलो 40वें नंबर का सवाल है कि किस बेसिन में जो खनिज तेल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, सांचौर। ये जो बेसिन है इसमें खनिज तेल निकल रहा है। अगला सवाल है कि कौन सा कोयला उत्तम किस्म का है? कोयले की बात करें तो एंथ्रेसाइड सबसे बेस्ट क्वालिटी का है। अगला है कि भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है? खनिजों का अजायब घर कह दो, खनिजों का संग्रहालय कह दो, वो है अपना राजस्थान। चलिए 43वें नंबर का सवाल है कि किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान में भारत में एकाधिकार है? तो ऐसा कौन सा खनिज है? वो है अपना वोलस्टोनाइट, यानी 100% राजस्थान का एकाधिकार है। अगला सवाल है कि कौन से खनिजों में राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक राज्य है? तो देखो बहुत सारे खनिज हैं, सीसा जस्ता है, वोलेस्टोनाइट है, सेलेनाइट है। इन पे लगभग मैं बात करूँ तो 100% सिर्फ राजस्थान का ही अधिकार है।
आगे देखिएगा 45वें नंबर का सवाल है कि राजस्थान में हीलियम गैस कहाँ मिलती है। तो राजस्थान में जो हीलियम गैस है वो मिलती है घोटारू जैसलमेर में। कहाँ मिलती है भाई? घोटारू जैसलमेर में ये मिलती है। अगला है कि राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए हैं। तो किस जिले में खोजे गए हैं? तो वो है अपना जैसलमेर में ये खोजे गए हैं। अगला सवाल है कि बायतू, कांशल और कपूरड़ी जो क्षेत्र है किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो किसके उत्पादन के लिए है? तेल व गैस के उत्पादन के लिए इसे प्रसिद्ध मानते हैं। चलिए हमारा 48वें नंबर का सवाल है कि चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक संयंत्र किस जिले में है। जब ये नाम आया था तो मैंने कहा था कि एक सवाल ऐसा भी बनता है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा चित्तौड़गढ़। चलिए अगला सवाल है कि वाटरमैन जल पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है राजेंद्र सिंह है। चलिए हमारा जो अगला सवाल रहेगा कि जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी होती है। तो वो है अपने बूंद बूंद सिंचाई और फव्वारा सिंचाई पद्धति जो है वो जल संरक्षण की सबसे उत्तम विधि मानी जाती है। अगला है कि राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ, जीरे के उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है। तो इन सब में देश में राजस्थान का जो है वो पहला स्थान माना जाता है। अगला सवाल है 52 नंबर का कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ पर है। तो सबसे बड़ा कृषि फार्म है अपने सूरतगढ़, और सूरतगढ़ है अपने गंगानगर में। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा। अगला है कि मेवाड़ का प्रमुख भोजन कौन सा है। तो मेवाड़ का सुबह जो अपनी क्लास लगी थी उसमें बताया था मैंने, मक्का जो है वो अपने दक्षिणी राजस्थान का जो है वो प्रमुख भोजन के रूप में इस्तेमाल होता है। चलिए अगला है कि कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि किस प्रकार की फसलें हैं। तो आदि जो है वो व्यापारिक फसलों की श्रेणी में आती है। आगे देखिएगा कि खरीफ की फसल की बुआई कौन से महीने में होती है। तो खरीफ की फसल की जो बुआई है वो अपने जुलाई महीने में होती है। चलिए अगला सवाल है कि जायद की फसल की कटाई किस माह में होती है। जायद जो 3 प्रकार की फसलें होती हैं उसमें जायद की फसल पूछी है, कटाई की बात की गई है तो जून जो महीने में जो है वो कटाई होती है। अगला सवाल है कि जिन फसलों के उत्पाद से तेल निकाला जाता है उसे हम कहते हैं तिलहन। चलिए अगला सवाल है कि उपयोग के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं। तो उपयोग के आधार पर फसलें 2 प्रकार की होती है, एक खाद्यान्न होती है और दूसरी होती है व्यापारिक। अगला सवाल है कि पॉपकॉर्न जो है वो किसके बने होते हैं। तो किसके बने होते हैं भाई? मक्का के जो है वो बनते हैं पॉपकॉर्न। चलिए अगला सवाल है 60वें नंबर का कि राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न क्या है। तो राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न जो है वो बाजरा माना जाता है। अगला है कि बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का पूरे देश भर में क्या है? प्रथम स्थान है। अगला सवाल है कि राजस्थान का सरसों उत्पादन में कौन सा स्थान है। सरसों की बात की गई है तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा प्रथम। चलिए अगला सवाल है कि इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई कौन से जिलों में की जाती है। तो ये जिले देखिएगा गंगानगर में होती है, हनुमानगढ़ में होती है, फिर बीकानेर और जैसलमेर। इन 4 जिलों में जो है वो आईजीएनपी जो है अपनी इंदिरा गांधी नहर परियोजना उससे होती है। चलिए अगला सवाल है कि कृषि विपणन बोर्ड मदद करता है। तो किसानों की मदद करता है भाई। चलिए अगला सवाल है कि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो इनकी स्थापना जो है 1974 को होती है। अगला सवाल है कि किसानों की सहायता के लिए मंडी में कौन होते हैं। किसानों की सहायता के लिए मंडी में आड़ती होते हैं। कौन होते हैं? आड़ती होते हैं। मंडियों में खरीदारों से कौन सा शुल्क वसूला जाता है। जो खरीदार होते हैं उनसे बाजार शुल्क जो है वो वसूल किया जाता है। अगला सवाल है 68 नंबर का कि धनिया तथा मेथी के लिए राज्य की कौन सी मंडी प्रसिद्ध है। तो धनिया और मेथी के लिए जो है वो कोटा की जो रामगंज मंडी है, रामगंज मंडी जो है वो प्रसिद्ध मानी जाती है। अगला सवाल है कि जीरे के लिए कौन सी मंडी जो प्रसिद्ध है। तो जीरे के लिए अपने जो यहाँ पर है वो है जोधपुर मंडी। देखिए हमारा जो अगला सवाल है कि पीडीएस का पूरा नाम क्या है। तो देखिएगा पीडीएस का जो पूरा नाम है सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है वो माना जाता है पीडीएस का पूरा नाम। चलिए 71 नंबर का जो सवाल रहेगा कि सरकारी दुकान को उचित कीमतों पर आम आदमी को जो है वो चावल, गेहूं आदि देती है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको जो कहा जाता है वो है उचित मूल्य की दुकान, उसे कहते हैं उचित मूल्य की दुकान। चलिए हमारा 72 नंबर का रहेगा कि पीओएस का पूरा नाम आपको बताना है। तो पीओएस का पूरा नाम होता है पॉइंट ऑफ सेल। चलिए अगला सवाल है कि कृषि आधारित उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है। तो कृषि आधारित जो उद्योग हैं उनको बांटा गया है लगभग 2 भागों में। एक होते हैं वृहद उद्योग, दूसरे होते हैं लघु या कुटीर उद्योग। चलिए अगला सवाल है कि राजस्थान का प्राचीन, परंपरागत, संगठित एवं सर्वाधिक रोजगार देने वाला
सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग जो है वो कौन सा है, तो वो माना जाता है सूती वस्त्र उद्योग, जो कि कृषि पर आधारित रहता है। चलिए अगला सवाल है कि राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल जिसका नाम है द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की जो स्थापना है वो कहाँ की गई, तो वो की गई थी ब्यावर अजमेर में। चलिए अगला सवाल है कि द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कब की गई, तो उसकी स्थापना जो है वो की जाती है सन 1889 को की जाती है। चलिए अगला सवाल है कि वस्त्र नगरी कहलाती है, तो वस्त्र नगरी जो है, वस्त्र नगरी कहते हैं हम भीलवाड़ा को। किसको कहा जाता है भाई, भीलवाड़ा को। चलिए अगला सवाल है कि कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग राजस्थान का जो है वो कौन सा है, तो वो रहता है अपने चीनी उद्योग जो है वो दूसरा सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है। चलिए अगला सवाल है कि राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत कितने श्रेष्ठ निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है, तो कितने श्रेष्ठ पुरस्कार जो है निर्यातक जो है पुरस्कृत किए जाते हैं, तो वो है लगभग 35, लगभग 35 जो है वो निर्यातक पुरस्कृत होते हैं। चलिए अगला सवाल है कि राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय या कृषि निर्यात प्रोत्साहन हेतु किस नीति का निर्माण किया गया, तो किस नीति का किया गया, 2019 की जो है कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का जो है वो निर्माण किया गया था। अगला सवाल है कि वह व्यापार जो एक देश से अन्य देशों के साथ में किया जाता है वह किस प्रकार का व्यापार कहलाता है, तो वो कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। कौन सा कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगला है कि जयानक जो था वो किसका दरबारी कवि था, जयानक जो था वो था पृथ्वीराज चौहान का। चलिए अगला सवाल है कि विश्व रूप जनार्दन किसका दरबारी कवि माना जाता है, तो वो थे पृथ्वीराज चौहान के विश्व रूप जनार्दन जो है वो दरबारी कवि रहे हैं। चलिए अगला सवाल है कि पृथ्वीराज रासो रचना के जो लेखक हैं वो कौन है, पृथ्वीराज रासो जो रचना लिखी थी वो लिखी थी चंद बरदाई ने। और अगला सवाल है कि विद्या अनुरागी पृथ्वीराज चौहान को कितनी भाषाओं का ज्ञान था, तो कितनी भाषाओं का था भाई, लगभग 6 भाषाएं जो है वो पृथ्वीराज चौहान को आती थी। अगला सवाल है कि पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम आपको बताना है, तो माता का नाम जो था वो था कर्पूर देवी। अगला सवाल है कि पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम जो था वो था सोमेश्वर। चलिए अगला सवाल है कि महाराणा कुंभा का जो जन्म है वो कब और कहाँ हुआ था, तो महाराणा कुंभा का जो जन्म है वो हुआ था अपने 1417 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ में। 1417 ईस्वी को कहाँ हुआ, चित्तौड़गढ़ में हुआ था। चलिए अगला सवाल है कि महाराणा कुंभा मेवाड़ के सिंहासन पर कब बैठा था, तो मेवाड़ के सिंहासन पर जो है 1433 ईस्वी को जो है महाराणा कुंभा मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे थे। चलिए हमारा 90 नंबर का सवाल है कि किस शासक के व्यक्तित्व में जो है वो कटार, कलम और कला की त्रिवेणी देखने को मिलती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, तो वो शासक है महाराणा कुंभा। चलिए अगला सवाल है कि किस शासक के काल को मेवाड़ के इतिहास का सांस्कृतिक स्वर्ण काल कहा जाता है, सांस्कृतिक स्वर्ण काल जो है वो महाराणा कुंभा के शासन काल को कहा जाता है। अगला सवाल है कि बसंती का दुर्ग का निर्माण जो है वो किसने करवाया था, तो बसंती के दुर्ग का जो निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने करवाया था। अगला है कि चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, तो विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो भी महाराणा कुंभा ने ही करवाया था। चलिए अगला यहाँ पे 94 नंबर का जो क्वेश्चन है कि राणा सांगा का जो वास्तविक नाम है वो क्या था, तो राणा सांगा का जो वास्तविक नाम था वो था संग्राम सिंह। चलिए अगला सवाल है 95 नंबर का कि किस शासक के शरीर पर 80 घाव लगे थे, तो 80 घाव वाला जो शासक था वो था राणा सांगा। कौन थे भाई, राणा सांगा थे। चलिए अगला सवाल है कि मालदेव कौन थे, तो मालदेव राव गंगा के ज्येष्ठ पुत्र जो है वो माने जाते हैं। चलिए अगला सवाल है कि राव मालदेव का शासन जो है वो मारवाड़ का क्या कहलाता है, तो इसे मारवाड़ का शौर्य युग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला सवाल है कि 98 नंबर का है कि किस शासक ने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, पोकरण दुर्ग का जो निर्माण है वो करवाया था, तो वो थे मालदेव। चलिए अगला सवाल है कि मालदेव का देहांत जो है वो कब हुआ था, तो मालदेव का जो देहांत है, मालदेव का जो देहांत है वो हुआ था 1562 को। कब हुआ था, 1562 को। चलिए अगला सवाल है कि मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने किस नाम से पुकारा है, तो फारसी इतिहासकारों ने इसे पुकारा है हसमत वाला शासक, यानी ताकतवर शासक इसको पुकारा है। तो आज का हमारा वीडियो आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सवाल आपको कैसे लगे, बहुत बढ़िया सवाल मैंने बताए हैं, और कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं, कितनों के आपने आंसर दिए हैं, वो सब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।